नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी क्या हो, नौकरी लगे, क्योंकि उसी के लिए तो सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। जो हमारा प्रीवियस क्लास था दोस्तों पॉलिटी का, उसमें हमने क्या देखा था? जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था पॉलिटी सेक्शन में, उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि एक हमने देखा पार्ट 5 में, एक हमने देखा पार्ट 6 में। तो पार्ट 5 में क्या था कि नेशनल, आप बोल सकते हैं कि एक जुडिशियरी था, जो मतलब बोल सकते हैं यूनियन जुडिशियरी था। पार्ट 6 में हमने देखा जो स्टेट जुडिशियरी, जिसमें हाई कोर्ट के बारे में चर्चा किया, कंपोजिशन क्या है जजेस का, क्या अपॉइंटमेंट है, क्या रिमूवल है, वो सारा चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस किया। एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना, क्या पावर होता है, क्या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, कहाँ से लिया गया है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने बात किया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक अपना इनोवेशन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दिया गया, एक बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है दोस्तों कि यह जो लिया गया जुडिशियल रिव्यू, ये बोल सकते हैं कि एक यूएसए से लिया गया। मतलब यूएसए में इस तरह का प्रावधान है जुडिशियल रिव्यू का, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, संविधान में। ये चीज ध्यान रखना है। एग्जाम में यह पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू की चर्चा संविधान में की गई है या संविधान में इसका आपको अंकित किया गया है या संविधान में इसे लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये मेंशन नहीं है। क्या है? मेंशन नहीं है। इसमें क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू क्या है कि यूएसए से मेनली आपको लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और उसमें याद रखने वाली बात क्या है, ये छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं इसे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? डिक्लेयर किया जुडिशियल रिव्यू की। अगर बात करें यहाँ, डिक्लेयर पावर जुडिशियल रिव्यू एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, हमने बात किया था ना बेसिक स्ट्रक्चर आपको कहाँ से आया था। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ये आपको कहाँ से आया था? केशव नंदा, क्या था ये? केशव नंदा भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, इसको याद रखना, केशव नंदा भारती केस। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था। आप सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भूल जाइए, लेकिन इसे याद रखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो डॉक्ट्रिन था, वो डॉक्ट्रिन कहाँ से आया था? केशव नंदा भारती केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर डाला था। मीनिंग क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का? पावर ऑफ जुडिशरी क्या होता है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनरी जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स या पार्लियामेंट स्टेट द्वारा किसी तरह का कानून बनाएगा, उस कानून को अगर आप चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या होता है? उस कानून अगर वो सही से फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, अगर वह इस फंडामेंटल राइट्स को मतलब फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकती है? डिक्लेयर कर सकती है नल एंड वॉइड या असंवैधानिक उसे बताया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। किस लिए? कि मतलब प्रिंसिपल जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको बना रहे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में क्या है? पार्लियामेंट्री सॉवरन नहीं है, सुप्रीम सॉवरन, लेकिन सुप्रीम नहीं है कि पार्लियामेंट जो बना दिया वही सही है, वही सच है। नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में दिया गया उसे हम लोग सत्य मानते हैं, उसे ही सच मानते हैं, और उसी की मतलब उसी का बोल सकते, उसी नियम को, कानून को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। फिर अगर देखें फेडरल जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, सेंटर स्टेट का जो बैलेंस है, सेंटर जुडिशियरी का बैलेंस है, वो सारा बैलेंस यहाँ पर क्या हो? मेंटेन रहे, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। प्लस देखें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, जिसमें मतलब क्या हो, जो हमारे जो लोग हैं, जो मतलब बोल सकते सिटीजन है, नागरिक है, उनका भी क्या हो यहाँ पर एक तरह से रक्षा हो सके। थ्रू द फ्रेज अगर देखें, जुडिशियल रिव्यू हैज नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजंस ऑफ सेवरल आर्टिकल्स एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो ये मतलब कि मेंशन आपको किसमें नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। इसमें यही चीज आपको याद रखना है। ये प्रोविजंस आपको क्या करते हैं? एक्सप्लेन। जैसे आर्टिकल 13 हो गया, इसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी अगर लॉ या कोई भी कानून अगर बनाया जाता है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? सेंटर के जो लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। अगर वो कानून आपको प्रावधान, जो भी नियम कानून बनाया जाता है, बिल पास किया जाता है, उस बिल अगर किसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, उसके नियम के अनुसार नहीं चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को या हाई कोर्ट खारिज कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नल एंड वॉइड बोला जाता है उसे। आर्टिकल 32 क्या बोलता है दोस्तों? हमने बात किया, रिट्स का पावर दिया जाता है किसे? सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कि आप मूव जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट कराने के लिए। अगर आपका किसी तरह से मूल अधिकार को क्या किया गया है? हनन किया गया है, उसे मूल अधिकार आपसे छीना गया, फंडामेंटल राइट्स आपसे आपका वायलेट किया गया है। फिर अगर आर्टिकल 226 की बात करें, यहाँ पर ये हाई कोर्ट के पास पावर देता है या डायरेक्शन देता है इन्फोर्समेंट का। कोई फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे लिया गया है या बोल सकते हैं वायलेट किया गया,
फिर आर्टिकल 372 की बात करें, ये कॉन्टिन्यूएंस करती फोर्स ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस को मतलब कि लगाने के लिए। आर्टिकल 131, 132, 133, 34, 36, 43, 227, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स है जो जुडिशियल रिव्यू को आपको यहाँ पर क्या करती है, मतलब मेंटेन करती है, मेन जुडिशियल रिव्यू को आपको यहाँ पर बनाए रखती है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज नैरोअर देन द व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएसए। तो बताया जाता है जो यूएसए में जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप ज्यादा मतलब ब्रॉड है, वहाँ पर ज्यादा चीज में इस चीज को लगाया जाता है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा नैरो है, क्योंकि हम लोग जुडिशियल रिव्यू मेनली फंडामेंटल राइट्स के लिए मेनली यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखिए सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली इसने मेंशन नहीं किया जुडिशियल रिव्यू का किसी प्रोविजंस में, लेकिन ये आप देखते हैं हमारे जो जुडिशियल इनोवेशन है उसमें जुडिशियल रिव्यू का मेंशन किया गया है। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ऐसा इसलिए किया गया है कि जो हमारा जो हम लोग जानते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, पहले इस चीज को आप समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज नहीं समझ में आता ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर क्या होता है। जैसे हम किसी तरह का जो कानून पास करते हैं, किसी तरह का, जैसे अभी आपने देखा बहुत सारा एक्ट पास हुआ, बहुत सारा जो मतलब बिल पास हुआ, तभी जाकर वो एक्ट बनता है, कानून बनता है। उसमें हम क्या देखते हैं कि जो कानून पास किया जाता है उस कानून में का जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर हम सही अपनाते हैं। हमने लोकसभा में पास बिल को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने वहां से मेजोरिटी से पास कर दिया, फिर हमने राज्यसभा में भेजा, वहां भी पास हो गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया, मंजूरी मिला, एक्ट बन गया। ये प्रोसीजर हो गया। मतलब प्रोसीजर क्या हो गया कि आप एक मतलब जो सीरीज जो मतलब एक कानून बनाया गया उस हायरार्की में आप मूव कर रहे हैं। लेकिन ड्यू प्रोसेस क्या होता है कि जो कानून आप बना रहे हैं वो कानून का मतलब इफेक्ट क्या होगा, जो हमारे समाज में लोग जो रह रहे हैं, लोगों पर, समाज पर, कल्चर पर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका इफेक्ट रहेगा, इस चीज को हम लोग कहते हैं ड्यू प्रोसेस। समझ रहे हैं ना। तो ये ड्यू प्रोसेस जो है दोस्तों ये लाया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहते हैं वो आपको कहाँ से लाया गया, वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या प्रावधान है और क्या चीज, जैसे बहुत सारा नियम बना दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा अभी कानून में फार्मर्स लॉ बनाया गया था जो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, उसमें देखा देखा गया कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो सरकार को वो वापस लिया गया, क्योंकि जो उसका इफेक्ट था वो बताया गया कि समाज में सही इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कहते हैं, नल एंड वाइड या क्रिएट करने, तो ये क्या होता है सरकार उसको खुद वापस ले लेती है। तो इस चीज को आपको बोला था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेब्लिश। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझा दिया, इस चीज को आप कभी यहाँ पर भूलिएगा नहीं। मेनली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में ये पूछा जाता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से कंट्री से लिया गया है। अगर आप मेंस देते हैं तो मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल की बात करें, 9th शेड्यूल क्या होता है दोस्तों में, अगर देखेंगे जिस समय देश आजाद हुआ था 1950 में, अगर देखेंगे तो आप समय कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान था वो लागू हुआ था। तो संविधान जो लागू होने के बाद क्या होता है 1951 में ही देखेंगे आप जुडिशियल सिस्टम का जो पूरा प्रोसेस था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो मतलब संशोधन था वो शुरू हो गया। उस समय जो पहला संशोधन हुआ था उसमें बताया गया था 9th शेड्यूल को बनाया गया था। 9th शेड्यूल में क्या होता कि सरकार क्या करती थी, वो कानून को डाल देती थी 9th शेड्यूल में, जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है, कोई सुनवाई नहीं कर सकते, किसी तरह का आपको जजमेंट नहीं दे सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था। तो आर्टिकल 331 बी क्या बोलता है, सेव्स द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो कि 9th शेड्यूल में डाला गया, फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो लैंग्वेज थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, पॉलिटिकल लैंग्वेज है, पॉलिटिकल लैंग्वेज थोड़ा सा एक संवैधानिक जो लैंग्वेज होता है, टफ लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज होता है, इसलिए इसी चीज को समझाया जाता है स्टूडेंट्स को। इसमें बताया क्या जाता है, जो इजी लैंग्वेज अगर समझे इस चीज को, तो बताया गया कि कोई भी जो कानून बनाया जाता है, आर्टिकल 31 बी, इस आर्टिकल इसके अंदर डाला गया 9th शेड्यूल के अंदर, कि कोई भी अगर आप कानून बनाते हैं या किसी तरह का आप लॉ पास करते हैं, बिल पास करते हैं, उसमें जो कानून बनाएगा उस कानून को अगर आप 9th शेड्यूल में डाल देते हैं, 12 शेड्यूल हमने पढ़ा, उसमें 9th शेड्यूल में अगर आप डाल देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस चीज पर आपको किसी तरह का सुनवाई या किसी तरह का आपको सजा या किसी तरह का आपको प्रावधान को जांच नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। फिर आर्टिकल 31 बी क्या बोलता है, अलॉन्ग विद द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1951 में, जो हमने देखा शंकरी प्रसाद केस भी हुआ था, जो कि मतलब इसमें बताया गया था कि जो उस समय लैंड रिफॉर्म्स का केस चला था, क्योंकि बहुत सारा जमीन जमींदार के पास था, जितने भी जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिन किसानों भाइयों लोगों के पास क्या था, जमीन नहीं होता था, खेती नहीं कर पाते थे, क्योंकि सारा जमीन जमींदार के द्वारा, ब्रिटिश का जो एक्ट था लैंड रिफॉर्म, लैंड सेटलमेंट था, उसके कारण जमींदार ने क्या किया था, पूरे जो जमीन को हथिया लिया था, बड़े बड़े जो जमींदार थे उस समय। तो उसके पास से क्या किया, जो गवर्नमेंट ने क्या किया उस समय कि इस तरह का कानून लाया कि जितने भी जमीन, जो एक्स्ट्रा जमीन है, कुछ हेक्टेयर जमीन रखा जाएगा, रहा दिया जाएगा किसके पास,
जमींदार के पास, और जो एक्स्ट्रा जमीन होगा वो ले लिया जाएगा और फिर वो गरीबों किसानों में बांटा जाएगा जिसके पास जमीन नहीं खेती करने की। तो इस एक्ट को चैलेंज भी किया गया था, संगरी प्रसाद केस में वो हमने देखा भी था। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट डिलीवर्ड इन, फिर क्या हुआ कि आई आर कोहिलो केस हुआ था 2007 में, ध्यान रखना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि वहां पर कोई भी ऐसा ब्लैंकेट इम्यूनिटी आपको जुडिशियल रिव्यू से नहीं मिल सकता। हम 9th शेड्यूल में घुसकर भी क्या करेंगे, आपका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। हम उस चीज को भी जांचेंगे कि वो चीज सही आपने किया या नहीं किया। अगर किसी तरह का अगर केस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई लोग के द्वारा कोई पीआईएल किया जाता है, पिटीशन डाला जाता है, तो हम उस चीज पर भी क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना, जो कि 9th शेड्यूल में दिया। कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर। उसी समय कोर्ट ने बताया कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है, क्योंकि ये कोर्ट ने ऐड ही कर दिया। अब 1973 में भी इस चीज को ऐड कर दिया गया था, कुड नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर द 9th शेड्यूल। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इट सेड दैट द लॉ इज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आफ्टर अप्रैल। बताया जाता है कि जो 24 अप्रैल 1973, याद रखना 24 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें बताया जाता है कि इस तरह का आपको कानून को बनाया गया था केशवानंदा भारती केस में। अगर बात करेंगे तो 24 अप्रैल को अगर याद करेंगे, आई थिंक पंचायती राज दिवस भी 24, आप चेक कर लीजिए एक बार, जैसा मुझे याद आ रहा है। 24 अप्रैल को क्या हुआ था कि जो चैलेंज किया जाता, अगर कोई सी भी तरह का, चेक भी कर लेते हैं, तो मतलब जो अगर किसी तरह का अगर चैलेंज किया जा रहा है, जो 10 अप्रैल 1973 के बाद, उस 10 अप्रैल 1973 से क्या होगा आपको कि मतलब कोई भी अगर केस आपको ऐड किया जा रहा है, कोई भी केस मतलब कि दिया जा रहा है, तो उस केस पर हम क्या करेंगे, जो 1973 से पहले हुआ था वो चीज आपको क्या करना है वहां पर। हमने सही ना बोला ना, 24 अप्रैल को हमने इस चीज को मैं मतलब पढ़ाया था कि 24 अप्रैल को आपको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो 1973 से पहले जो इतना भी केस हुआ, उस केस को अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया उस ब्लॉक को, तो वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज आप नहीं कर सकते जुडिशियल। लेकिन उसके बाद जो भी होगा वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी, हनन होगा मूल अधिकार का 14, 15 और 19, 21 के अंदर, तो बेसिक स्ट्रक्चर में तो सुप्रीम कोर्ट पर जुडिशियल रिव्यू आपको कर सकती है। ये 24 अप्रैल 73 में डेट सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट प्रोनाउंस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर आपको इसी दिन आया था, ये महत्वपूर्ण दिन है, आपको याद रखना। लैंडमार्क केस आपको केशवनंदा भारती का केस हुआ था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। एक महंत थे केशवनंदा, जिनका जमीन लिया गया था उस समय में, तो उन्होंने केस किया था। अभी मतलब केशवनंदा भारती पर क्वेश्चन भी भारतीय पूछा गया था, क्योंकि हाल फिलहाल में इनका मतलब देहांत भी हुआ था, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं। एक्टिविज्म क्या होता है, जैसे जुडिशियल रिव्यू देखे उसी तरह से जुडिशियल एक्टिव, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इसमें आपको मेन एक तरह से आपको ज्यादा मतलब उस तरह का स्ट्रांग बॉडी बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संस्था, कि मतलब किसी तरह का मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट लॉ निकाल रही है, किसी तरह का एक्ट बना रही है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर क्या कर रही है, धावा बोल कर उस चीज को खत्म कर। जुडिशियल एक्टिविज्म है। जैसे एक्टिविज्म क्या हो, जैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म हो गया, अब कोई भी इन्वायरमेंट का कुछ भी चीज होता है तो तुरंत एक्टिविस्ट आ जाते हैं, उसी तरह से एक्टिविज्म होता है। तो ये जुडिशियरी का अपना एक एक्टिविज्म है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ये भी यूएसए से आया, क्योंकि यूएसए में इस तरह का आपको राइट्स, इस तरह के राइट्स को आपको जो पावर होता है, जो मतलब लोगों के पास ये आपको ज्यादा दिया जाता है। तो जितना भी एक्टिविज्म के केस देखेंगे आपको यूएसए में, जितने भी डेवलप कंट्री है वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या बोला था, इन इंडिया द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल, जो आपको एक्टिविज्म हुआ था, ये आपको 1970 में शुरू हुआ था। जैसे फर्स्ट देखे VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस PN भागवती, जिन्होंने मतलब जो PIL, जो पीपुल इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं यहाँ पर, वो PN भागवती द्वारा जो जस्टिस उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। जस्टिस O चिनप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई, इन्होंने इस चीज को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। मीनिंग क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, ये प्रोएक्टिव रोल होता है जो कि जुडिशरी द्वारा प्ले किया जाता है सिटीजन्स के राइट्स को बचाने के लिए, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी में। इन अदर वर्ड्स अगर बात करें तो ये असर्टिव रोल होता है जुडिशरी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज होता है, उस चीज पर किसी तरह का कोई तरह से प्रावधान बताया जाता है, किसी तरह से रोका जाता है, समझाया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए आपको ध्यान रखना, पब्लिक इंटरेस्ट PIL का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे PIL मतलब क्या हो गया, कोई भी गरीब लोग है, उनका कोई भी मूल अधिकार का हनन हो रहा, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा, तो वो तो खुद पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। उनके मतलब कि उनके जगह पर कौन जा रहा है, कोई मतलब इस तरह के वकील हैं, या कोई जज है, या किसी तरह का बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट है या एक्टिविस्ट हैं, वो जाकर उस मतलब लोगों को एक तरह से सहयोग दे रहे हैं, उनके मतलब कि एवज में, या मतलब उनके लिए वो जाके केस लड़ रहे हैं, तो उसको पीपुल इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये चीज आपको ध्यान रखना।
जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा? जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट आर द टू अल्टरनेटिव जुडिशियल फिलॉसफी इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। दोज हु सब्सक्राइब टू जुडिशियल रिस्ट्रेंट कंटेंटेड द रोल ऑफ जजेस शुड बी स्क्रूपुलसली लिमिटेड। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा? रिस्ट्रेंट करना मतलब रोक लगाना, एक तरह से चीज को क्या करना? कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना। तो ये दोनों उल्टा हो जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हो गया? प्रोएक्टिव रोल है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जितना भी जजेज है उसका प्रोएक्टिव रोल, वो कभी जाके किसी चीज पर आपको धा बोल सकती है। लेकिन यहाँ पर जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है कि उसको वहां पर लिमिट किया जाए, रोल को लिमिट किया, जैसे एनजेक जो एक्ट आया था इस चीज को रिस्ट्रेंट करने वाला। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या हमने अभी देख लिया, जो कि वीर कृष्ण अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती, इन्हीं को बोला जाता है कि ये भी यही मेन शुरू इन्होंने किया था, पायोनियर्स इनको माना जाता है पीआईएल का। अगर देखें तो इनको वेरियसली सोशल एक्शन लिटिगेशन ही बोला जाता है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोला जाता है, क्लास एक्शन लिटिगेशन बोला जाता है। 1998 में देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि आपको इंटरटेन कर सकता है पीआईएल किस जगह पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या क्या गाइडलाइंस है वो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पूछा जाएगा कि पब्लिक इंटीग्रेशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, कब शुरू किया गया था। फिर ट्रिब्यूनल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ट्रिब्यूनल से क्या होता है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये पूरा पावर इसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरह तो नहीं होता है। क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स ये प्रोविजन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है कि मतलब कि जैसे कोई मतलब मैटर्स हो गया, इंटर वाटर डिस्प्यूट मैटर्स हो गया किसी तरह का, जैसे आपने देखा होगा नेशनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, या बोल सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, जैसे आपने अभी देखा ना, हमने बात किया था ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जैसे इंटर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जिसमें कि दो स्टेट के बीच में किसी तरह का अगर झगड़ा हो रहा पानी को लेकर, किसी तरह का विवाद हो रहा, उस चीज को बनाया जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हमने बात कर रहे थे, नेशनल, वही हम भूल रहे थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। जैसे पॉल्यूशन का कोई केस हो गया, आप देखते हैं बहुत सारा कभी कभी फाइन इम्पोज किया जाता है एनजीटी के द्वारा किसी स्टेट पर। दिल्ली पर भी 2 करोड़ 10 करोड़ का फाइन डाला जाता है कि आपने सही से मैनेज नहीं किया वेस्ट को। बिहार पर ही फाइन मारा जाता है, बहुत सारे स्टेट पर मारा जाता है। ये तो ट्रिब्यूनल्स का काम होता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन नहीं करता है ट्रिब्यूनल्स का, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 96, उसमें ये पैक पार्ट 4 आपको ऐड किया गया था, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस पार्ट इन ट्रिब्यूनल्स एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 आर्टिकल्स। आर्टिकल 323A है जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 323B है, इसमें आपको ट्रिब्यूनल्स अदर मैटर्स के लिए बताता है। फिर 322(3)(a) में क्या बताता है कि पार्लियामेंट आपको किसी तरह का एजुडिशन डिस्प्यूट अगर सर्विस रिलेटेड हो, जैसे सिविल कोर्ट्स का कोई बात हो गया फ्रॉम द सिविल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, और प्लेस इट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये इस ट्रिब्यूनल पर आपको जैसे कि किस तरह का आपको सिविल सर्विस का केस हो जाता है, तो आपको कहाँ जाते हैं? आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास। अब डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये 1985 में आपको क्या किया गया था? इसे बनाया गया था। इसका प्रिंसिपल बेंच देखते हैं दिल्ली, एडिशनल बेंच आपको बहुत सारे स्टेट में। ये सेटअप किया गया था आपको प्रेसिडेंटशिप ऑफ राजीव गांधी के समय में ये बनाया गया था। फिर अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, इसका ओरिजिनल डिसीजन की बात करें, तो ये क्या है? रिक्रूटमेंट, जितने भी ऑल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट होता है सिविल सर्वेंट्स का, ये आपको ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, सेंट्रल सिविल सर्विस हो गया, सिविल पोस्ट हो गया, सिविलियन एम्प्लॉयज हो गया डिफेंस सर्विस में, वो सारा आपको इसमें कवर किया जाता है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाते, यहाँ पर केस आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर में लड़ा जाता है। फिर इसी तरह से स्टेट का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, जिसमें जैसे आप बीपीएससी निकाल कर अब आयोग है, किसी तरह का पर केस आपको हो गया, या किसी तरह का आपको सुनवाई लड़ने जाना है, कोई केस करना है, तो ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपको सुना जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। उसी तरह से आर्टिकल 323B जो होता है, उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आपको ऑथराइज है, मतलब बना सकते हैं ट्रिब्यूनल। जैसे कि आपको अगर देखें कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, अर्बन प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्शन टू पार्लियामेंट, फूड स्टॉप्स, तो बहुत सारा जो जो जरूरत पड़ेगा उस तरह से। ये परमानेंट नहीं होता है, पार्लियामेंट बना भी सकती है इसे, आपको क्या कर सकते हैं? हटा भी सकती है। उसी तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या होता है दोस्तों? जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट्स होता है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के नीचे जो लो कोर्ट्स है, जैसे आप सेशन कोर्ट देखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हैं, वो सब क्या होगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आर्टिकल 233 से 237 पार्ट 6 में आपको मेंशन्ड है फ्लोइंग प्रोविजंस टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट, किस तरह से आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का क्या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, किस तरह से वो काम करेगी, ये सारा चीज आपको मेंशन है। ये थोड़ा मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, फिर भी आपको एक नजर इस पर दे देना है। इस चीज को आपको सुपरफिशियली एक तरह से पढ़ लेना है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्टिंग प्रमोशन जितना भी डिस्ट्रिक्ट जज का होता है, ये गवर्नर द्वारा आपको बनाया जाता है। कंसल्टेशन किसके द्वारा? हाई कोर्ट के जज द्वारा यहाँ पर लिया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स देखे, जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट के अदर जो मतलब अलग जो पर्सन्स होते हैं जुडिशियल सर्विस में, वो भी आपको किसके? गवर्नर द्वारा बनाया जाता है, लेकिन वो कंसल्टेशन आपको स्टेट पब्लिक सर्विस हाई कोर्ट के द्वारा लिया जाता है।
उसी तरह से आपको नालसा हो गया, नेशनल NALSA, नालसा हो गया। क्या हो गया? ये हमारा नालसा हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा क्या, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये चीज आपको नालसा बॉडी याद रखना। ये आर्टिकल 39 है, जो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें ये प्रोवाइड बताया गया कि फ्री लीगल एड आपको वीकर सेक्शन, जो मतलब कमजोर लोग हैं, जिनको मतलब सही से जानकारी नहीं है लीगल सर्विस का, जो पुअर है, जिन गरीब लोग हैं, उनको आपको फ्री लीगल सर्विस आपको देने की मदद किया जाता है। किसके द्वारा? नालसा के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान है कि सबको जस्टिस मिले। आर्टिकल 14 में और 22 क्लॉज 1 में बताया गया है कि ऑब्लिगेटरी है स्टेट के लिए इस तरह का बॉडी आपको बनाना। प्लस क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ को लाने के, लीगल सिस्टम को आपको जो जस्टिस आपको प्रोवाइड करे, सबको अपॉर्चुनिटी पूरा मिलना चाहिए। 1987 की बात करें तो लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको एक्ट इनेक्ट किया गया था। तो स्टेट में भी होता है, नेशनल लेवल पर भी होता है। फिर अगर उसी तरह से देखें लोक अदालत, तो लोक अदालत क्या होता है दोस्तों? लोगों के लिए अदालत, मतलब जो जन लोग हैं, जो जन है, जो मतलब समाज के जो लोग हैं, जो हमारे नागरिक है, भारत देश के जो नागरिक है, उन लोगों के लिए जो अदालत में से लोक अदालत बोला जाता है। तो लोक अदालत क्या होता है? ये देखते हैं, पीपुल्स कोर्ट, नाम से ही पता चलता है पीपुल्स कोर्ट। ये आपको गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। गांधी जी का एक मतलब यह था कि वो चाहते थे किसी तरह से मतलब एक स्टेट न हो, वो चाहते थे कि सारा चीज क्या हो, पंचायती लेवल में हो। तो ये पंचायत लेवल का एक तरह से बोल सकते हैं, लोगों के बीच का अपना क्या हो, कोई भी अगर झगड़ा हो तो लोगों के बीच खुद एक मतलब लोग सुलझा सके। जैसे आप देखते हैं जो पंचायत में होता है, लोग एक दूसरे से सुलझा लेते हैं ग्रुप बनाकर। तो इस तरह से ये कोर्ट को आपको बनाया गया लोक अदालत। तो इट इज द वन कंपोनेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। इंडियन कोर्ट अगर देखे तो बहुत सारे केस से, बैकलॉग केसेस से ओवर बर्डन, हमें देखा था 5 करोड़ से ऊपर केस आपको बर्डन है। तो जो लेंदी एक्सपेंसिव, अब कुछ कुछ क्या होता है, ऐसा केस होता है जैसे किसी का कोई बकरी चुरा लिया, गांव सब में यही ना ज्यादा केस हो, किसी का कोई बकरी चुरा लिया, किसी पर कोई पत्थर मार दिया, कोई किसी कहीं से कोई नाला नाला में से मतलब बोल सकते हैं किसी का नाला तोड़ दिया या पानी बहा दिया, मतलब जो मतलब आलतू फालतू जो झगड़ा होता है। अब उस झगड़े के लिए आप कोर्ट में दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। अब लोग तो दिहाड़ी मजदूरी होते हैं ज़्यादा लोग। अब उस चीज़ के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपना मतलब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, सही से वो कमा नहीं पा रहे हैं, और ये छोटा मोटा चीज़ों के लिए वो दौड़ रहे हैं। तो इसके लिए एक सरकार ने इस चीज़ का प्रावधान किया, इस चीज़ को बनाया है, समझ रहे हैं? तो इसलिए लोक अदालत को बनाया जाता है। फर्स्ट लोक अदालत बताया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज गुजरात 1982 में बनाया गया। तो ये चीज ध्यान रखना, लोक अदालत है गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे दिया गया है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। देयर इज नो कोर्ट फी, इसमें कोई कोर्ट फी नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए, जो लीगल, जो पुअर, जो मतलब सही से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बनाया गया। और कोर्ट फी लिया भी जा रहा है तो मतलब अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपका जो मतलब आपने जो बोल सकते केस किया, उस केस का अगर सुनवाई सही से हो जाता है तो फिर आपको वो फी रिफंड कर दिया जाएगा। अवार्ड देखे, जो अवार्ड मीन्स क्या होगी, ये अवार्ड नहीं है कि आपको मतलब अवार्ड देती है। अवार्ड मीन्स क्या होगा, पनिशमेंट होता है। ये लीगल केस में इसको पनिशमेंट बोला जाता है। अवार्ड बाय द लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द ऑल पार्टीज एंड द स्टैचू इट हैज द स्टैचू ऑफ डिग्री इन अ सिविल कोर्ट नॉन एप्लीकेबल। अब क्या होता है कि जैसे अगर आप केस आप लड़ रहे हैं लोक अदालत में, तो लोक अदालत में अगर केस लड़ रहे हैं तो वहां पर अगर किसी तरह का सुनवाई जजेस द्वारा अगर दिया जा रहा है तो उस सुनवाई को आपको मानना पड़ेगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। किसी तरह का अगर फाइन भी इम्पोज किया जाए आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि जो लोक अदालत का जो सुनवाई है, जो मतलब सजा सुनाया जाता है, किसी तरह का आपको बोल सकते हैं सुनवाई होता है, तो जो आपको जजमेंट दिया जाता है वहाँ के जजेस द्वारा, वो जजमेंट को सिविल कोर्ट का जजमेंट माना जाता है, मतलब सिविल कोर्ट का दर्जा दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, नेचुरल जस्टिस पर वो चलता है, लेकिन ये नॉन एपीलेबल, मतलब उसको इस तरह नहीं है कि सुनवाई दिया आप नहीं मान रहे हैं, आप हाई कोर्ट पहुंच गए, ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। परमानेंट लोक अदालत स्टैट्यूटरी बॉडी लीगल सर्वे तो 1987 के द्वारा इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था परमानेंट लोक अदालत। ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में इस केस को लड़ा जाए, ये हमने पढ़ ही लिया। इसमें कौन कौन से पर्सन होते हैं लोक अदालत में? चेयरमैन होते हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं, या कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं जो जुडिशियल ऑफिस में आपको रहे हैं, हायर रैंक हो उनका डिस्ट्रिक्ट जज से। नो जुडिक्शन ऑन नॉन कंपाउंडेबल लॉस, कोई जुडिशन नहीं, नॉन कंपाउंडेबल क्या होगा, जो कंप्रोमाइज आपको हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल का कंप्रोमाइज नहीं, जैसे अब मतलब किसी तरह का कोई मर्डर हो गया तो आप लोक अदालत नहीं जा सकते। हमने क्या बोला, पीटी केस, थोड़ा सा कहीं झगड़ा हो गया, छोटा मोटा चोरी हो गया, कोई हल्का फुल्का मारपीट हो गया, तो इस सब में आप जा सकते हैं। आप किसी को कोई मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इस सब चीज में आप लोक अदालत नहीं जा सकते, समझ रहे हैं? बड़ा केस में आप नहीं जा सकते। यहाँ देख सकते हैं नो जुडिक्शन ऑन नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मीन्स क्या हो गया, मतलब ये कंप्रोमाइज हो सकता है कोर्ट के बाहर।
द पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत शैल बी अप टू रुपीज टू 10 लाख, मतलब 10 लाख तक ही आप क्या कर सकते, केस को लड़ सकते हैं, जैसे जमीन का कोई विवाद हो गया किसी तरह का। एवरी अवार्ड मेड बाय द परमानेंट लोक अदालत शैल बी फाइनल और बाइंडिंग होता, हमने बात कर लिया। एंड सॉल्व बी मेजोरिटी ऑफ द पर्संस कंसिडर्ड परमानेंट लोक अदालत, तो बाइंडिंग होगा। पूरी तरह से फैमिली कोर्ट होता है। फैमिली कोर्ट भी दोस्तों एक स्टैट्यूटरी कोर्ट था, जैसे आप किसी तरह का डाइवोर्स का केस हो गया, किसी तरह का अगर बोल सकते हैं कि अडॉप्शन का केस हो गया, समझ रहे हैं, आज के समय डाइवोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब छोटा छोटा केस होता है। और ये परिवार का जो कलेश होता है दोस्तों, इस कलेश के कारण क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन बढ़ जाता है। आप थोड़ा डाइवोर्स के लिए आप दौड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि बोल सकते हैं हस्बैंड भी परेशान, वाइफ भी परेशान, पति पत्नी दोनों परेशान, बच्चे परेशान, इसलिए फैमिली कोर्ट्स का गठन किया गया है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया कि इसको भी सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। और इसका जो कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो भी फाइनल होता है, इसमें एक तरह से सुनवाई आपको किया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। फिर अगर देख सकते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्ट होता है एक्सक्लूसिवली फैमिली मैटर्स में। फिर एस्टेब्लिश्ड क्या होता है, स्टेट कोर्ट द्वारा, एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है हाई कोर्ट के कंसल्ट से। ऑब्लिगेटरी होता है सेटअप कोर्ट इन सिटी, जहां पर 1 मिलियन पॉपुलेशन है, आप देख सकते हैं जहां पर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है या 10 लाख पॉपुलेशन है, वहां पर आपका जरूरी है कि आपको फैमिली कोर्ट सेटअप करना पड़ेगा स्टेट को। प्रोवाइड्स ओनली वन राइट टू अपील विच शैल बी टू हाई कोर्ट, तो ये क्या होता है, अगर आप इससे खुश नहीं हैं, जैसे हमने लोक अदालत में देखा खुश नहीं है, फिर भी आपको मानना पड़ेगा। अगर वहां से जजमेंट आपने ले लिया, सुनवाई अगर हो गया केस का, तो आपको मानना पड़ेगा, आप अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, किसमें, फैमिली कोर्ट्स में। उसी तरह से ग्राम न्यायालय की बात करें, ग्राम न्यायालय जो जानते हैं, जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं उनका अपना एक न्यायालय होता है। न्यायालय में क्या हो गया, कोर्ट को ही न्यायालय बोला जाता है, जहाँ पर न्याय आपको दिया जाता है। तो ग्राम न्यायालय जो एक्ट बना था 2008, ये भी इनेक्ट किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस, ये भी मतलब एक तरह से लोक अदालत का ही फॉर्म हो गया, जो कि मतलब ग्राउंड लेवल पर, मतलब एकदम बोल सकते हैं गांव में, गांव का जो कचहरी होता है, बोलते हैं ना कचहरी, गांव का कचहरी, जो लोगों के द्वारा जितने भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो सब एक दूसरे में क्या करते हैं, मतलब बोल सकते हैं एक सुनवाई करते हैं, लोगों का सुनते हैं, मतलब जो झगड़ा होता है फिर उस पर आपको डिसीजन देते हैं। ग्राम न्यायालय शैल बी द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, न्याय अधिकारी शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। लेकिन इसका जो मतलब बोल सकते हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास के होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, और जो मतलब अपॉइंट किया था स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट विद द हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना। फिर ग्राम न्यायालय सॉल्व ये मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट में क्या होगा, ये कोर्ट आपको नहीं कि आज यहीं लगेगा, ये कोर्ट गांव में, दूसरे गांव में भी लग सकता है, कल तीसरे गांव में भी लग सकता है, इसका कोई एक परमानेंट बिल्डिंग नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। क्रिमिनल मैटर सिविल कोर्ट दोनों में लड़ सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल मैटर उतना हाई मतलब कि ये बोल सकते मतलब एक तरह से नॉन कंपाउंडेबल नहीं होना चाहिए। ग्राम न्यायालय shall try to settle the dispute as far as possible by bringing about conciliation between the parties and for this purpose it shall make use of the conciliators to appoint for the purpose। ये मतलब कि आपको कोशिश करना चाहिए ग्राम न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनको कि किसी तरह से पार्टी क्या को मान जाए, जो कोई भी केस लड़ा जा रहा है। ग्राम न्यायालय शैल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस प्रोवाइड किया उस रूल से बाउंड नहीं है, इंडियन जो एविडेंस एक्ट में आपको दिया गया, लेकिन आपको जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस से आपको बाउंड है, कि मतलब किसी तरह से सुनवाई कर दे लोगों के हित में, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि हाईकोर्ट द्वारा बनाया गया। अपील जो बोल सकते हैं क्रिमिनल केस में है, सॉल लाइव हाईकोर्ट सेशन, फिर हार्ड एंड डिस्पोज ऑफ द विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ के अंदर इसको डिस्पोज करना फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील। तो अपील आप कर सकते हैं, कोई भी क्रिमिनल केस अगर यहाँ पर बड़ा हो जाता है तो अपील आप कर सकते हैं। फिर अगर स्पेशल प्रोविजन देखें, यहाँ पर कुछ और है इसमें, ये मतलब इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पार्ट 5 लोकल गवर्नमेंट अगले लेक्चर में देखेंगे। स्पेशल प्रोविजंस क्या है दोस्तों, कुछ स्टेट्स का, वो हमने देख लिया, जुडिशियरी सिस्टम ने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ स्टेट का एक स्पेशल प्रोविजंस होता है जो स्टेट को, जैसे हमने आर्टिकल 370 की अगर बात करें, धारा जो आर्टिकल 370 था जो कि हटाया गया, एब्रोगेट किया गया उस चीज को, जो मैं बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन दिया करता था, वहाँ का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, अलग झंडा हो, अलग तरह से रूल किया जाए, तो उस तरह से गवर्न किया जाए, तो उस चीज़ को क्या किया आज के जो गवर्नमेंट उसने हटा दिया, जो 2019 में हटा था। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में एक स्पेशल प्रोविजंस आपको दिया जाता है, खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना। तो अगर बात करें स्पेशल प्रोविजंस का, जो किसमें पार्ट 21 में दिया, याद रखना पार्ट 21 किसमें, पार्ट 21, पार्ट 20 में क्या था, हमने देखा था अमेंडमेंट्स के बारे में था, इमरजेंसी हमने देखा था, पार्ट 16 में देखा था इमरजेंसी, 16 18 में आई थिंक देखा था। फिर ये आपको देखना आर्टिकल 371 से 371 जे, इसमें देख सकते अल्फाबेट है आपको, तो ये स्पेशल प्रोविजंस आपको बताया गया है। तो 371 370 जे में क्या होता है, ये पार्ट 21 में है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेशल प्रोविजन आपको 12 स्टेट के लिए करवाया जाता है। कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है,
मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नॉर्थ ईस्टर्न सारे स्टेट्स है, असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ये कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा स्टेट इसमें हो गए। अब इसमें देख सकते मिजोरम नहीं है, और कौन सा स्टेट नहीं है इसमें, त्रिपुरा नहीं है। बाकी सारे स्टेट्स हैं, प्लस मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लस महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए। तो ये सब स्पेशल स्टेट दिया गया दोस्तों कि इसमें क्या होता है ना यहाँ पर कि जैसे कि कुछ तरह का, क्योंकि ये एक तरह से जितने भी स्टेट्स हैं इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन आपको ज़्यादा रहते हैं, तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस इनको दिया जाता है। तो जैसे अगर देख सकते हैं ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट में कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं था, लेकिन फिर से बनाया गया अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं ये एक स्पेशल आर्टिकल ही ऐड किया जाता है। 371 में क्या था, ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आपको बनाया गया। 371A में क्या हुआ था कि नागालैंड को इसमें स्पेशल प्रोविजन दिया गया, नागालैंड स्टेट को। ये आपको किस अमेंडमेंट के थ्रू, 13 कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी अमेंडमेंट याद रखना है। 3071B में किसके, कौन स्टेट का प्रोविजन है, आसाम का 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। उसी तरह से देखें 3171C में देखें तो ये मणिपुर 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। 37(1)D देखें तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में दिया, जो 32वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसे अमेंड किया गया था। फिर 3071E में देखें तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में आपको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। F में देखें तो यहाँ पर सिक्किम के द्वारा जो 36वां अमेंडमेंट था, स्टेटहुड दिया गया। जी में देखें यहाँ पर तो यहाँ पर मिजोरम को दिया गया जो 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 53। फिर अगर यहाँ पर देखें H में क्या है कि आपको अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। फिर अगर I में देख सकते हैं तो आपको गोवा को दिया गया। फिर अगर यहाँ J में देखें तो आपको कर्नाटका स्टेट को दिया गया 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये सारा आपको स्पेशल प्रोविजन, आपका जो 11 स्टेट्स है, जो 12 स्टेट्स है, इसको याद रखना है। एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई भी बीपीएससी का एग्जाम हो, वहाँ पर इस चीज से यूपीएससी का किसी तरह का एग्जाम हो, ये चीज पूछा जाता है। ये एक बेसिक जो आपको याद रखना बेसिक चीज है, किसमें, पॉलिटी सेक्शन में। तो ये हमारा दोस्तों आज का जो लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एग्जाम के लिए। उस नेशनल सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे लोकल सेल्फ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये सारा दोस्तों लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा स्काई अकेडमी 360, जो कि हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, प्लस हमारा ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई, जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स है, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, SSC हो, CGL हो, बैंक हो, SI हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई। सारे डिफरेंट टीचर्स है, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में। प्लस हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, 2 सितंबर से आप देखेंगे। अभी मतलब कि उसमें 2-3 टेस्ट आपको फ्री भी दिया जाएगा, आप आ सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में, इस नंबर पर कॉल करें, आइए यहाँ पर टेस्ट दीजिए फ्री में। पूरा एकदम माहौल आपको मिलेगा क्लास का, आप टेस्ट दीजिए। प्लस यहाँ बोर्ड पर आपको पूरा बता भी दिया जाएगा, टेस्ट को डिस्कशन भी किया जाएगा, समझ रहे हैं ना, कुछ प्राइजेस भी आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह के मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ स्काई अकेडमी 360 के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।